हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि बोर्ड्स वालों ने क्या कहा था कि इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे या फिर एक्टिविटी बेस्ड रहेंगे। तो उसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ये जो सेशन है मैंने आपका इस तरह से रेडी किया है और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर के वो हम लोग करेंगे। राइट, तो आप इस सेशन को बहुत ही ध्यान से करना क्योंकि जो भी आपका पेपर आएगा उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी रहेगा वो इसी तरह से रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। यहाँ उन्होंने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स दिए हैं जो क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है गिव रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। यहाँ पूछा गया है कि आपको रीजन बताना है कि जब हम लिथियम से फ्लोरीन पे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज क्यों हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी पढ़े हैं बट ये जो सेशन है पूरा इसीलिए तैयार किया गया है तो आपकी वन शॉट जो है आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाए और आपकी बिल्कुल बहुत अच्छे से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकें। अब यहाँ हमने बताना है कि लिथियम से फ्लोरीन तक जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडिएट डिक्रीज क्यों होता है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, जैसे कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिथियम से ज्यादा है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है कि जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा एटॉमिक रेडियई जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि जैसे लिथियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो क्या होगा, इसमें जो है एटॉमिक रेडियई ज्यादा होगा और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लिथियम से फ्लोरीन तक जब हम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियई डिक्रीज होने लग जाएगा। तो ये सारा फंडा जो है न्यूक्लियर चार्ज पर बेस्ड है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज जो है ये इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियई जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट। सबसे ज्यादा मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है? तो मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट जो है इसमें लिथियम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि लिथियम जो है बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है और ये इजीली ये जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, इसीलिए लिथियम क्या हुआ, मोस्ट मेटेलिक। वैसे भी हमने एक शॉर्टकट तरीका लिया था कि जो लेफ्ट साइड पे है जितने भी हमारे एलिमेंट्स वो हमारे मेटल्स हैं और राइट साइड वाले हमारे नॉन मेटल्स हैं। और ये भी पता है हम लोगों की लेफ्ट साइड की वैलेंसी क्या होती है, 1 2 3, ये मेटल्स की होती है। तो ये जो भी मेटल्स होते हैं वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ये गेन नहीं करते, ये लूज करते हैं, इसीलिए ये बहुत ही मेटेलिक होते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट। अब जिस तरह से मेटेलिक था वहां नॉन मेटेलिक पूछा गया है तो फ्लोरीन हमारा बिल्कुल एंड में है, यानी कि वो हमारे उसकी जो वैलेंसी है सबसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है और वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। गेन क्यों कर सकता है? क्योंकि उसका एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, और साथ में एक हमारा शॉर्टकट जो है कि राइट साइड वाले तो नॉन मेटेलिक रहने ही है। तो आपसे अगर सिंपल पूछा जाए तो आप ये आइडिया लगाकर बता सकते हैं, नहीं तो नॉन मेटेलिक का आपको पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, साथ में जो नॉन मेटेलिक होते हैं उनकी वैलेंसेस 4 5 6 7 8 होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमेशा गेन ही करते हैं, इसलिए ये नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। यहाँ पे थर्ड पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल में उसके एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच एटम इज बिगर, सोडियम और मैग्नीशियम। यहाँ सोडियम और मैग्नीशियम में से कौन सा एटम बड़ा है? पीछे हमने बात की थी एटॉमिक रेडियई की कि एटॉमिक रेडियई जो है डिक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अब यहाँ क्या सेम रिलेटेड बात है, बहुत थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है कि जो सोडियम है उसका सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है। अब न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, अब ये नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी कम है। वो कब कम होगा?
अगर साइज बड़ा होगा तभी कम होगा ना, साइज छोटा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा। अब अगर किसी चीज का साइज बहुत बड़ा है, उसका न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच चार्ज ऑटोमेटिकली कम होगा। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि सोडियम जो है दैट इज बिगर इन साइज। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इन पीरियड 3। अभी हमने बात की कि मोस्ट मेटेलिक कौन से होंगे, जो लेफ्ट साइड पे होंगे और उनकी वैलेंसीज जो है इतनी कम होगी कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पीरियड 3 की बात करें तो सबसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है 1 है ना, तो ये इजिली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, इसीलिए क्या है ये मेटेलिक एलिमेंट। तो यहाँ पर मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है, सोडियम इज द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट एज इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली ड्यू टू इट्स लार्जर एटॉमिक साइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन पीरियड 3। अब नॉन मेटेलिक कौन सा है, जो बिल्कुल राइट साइड पे होगा, कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन क्यों है, क्योंकि इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली ड्यू टू द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बहुत छोटा है इसलिए बड़े जल्दी गेन कर लेगा ये, और इसीलिए क्या हुआ ये नॉन मेटेलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी, और इनके पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन बताई है। यहाँ पे ग्रुप 16 है, ये ग्रुप 17 है। अब बी यहाँ पर आता है और ये ए, बी और सी की यहाँ पर पोजीशन बताई गई है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सप्लेन एलिमेंट ए इज अ नॉन मेटल। आपको ये बताना है कि ये जो एलिमेंट ए है कि ये नॉन मेटल है, ये कैसे पता चलेगा। अब देखिए कैसे पता चलेगा जो ए है नॉन मेटल कैसे है, क्योंकि ये कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 17, यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 287, यानी कि बहुत ही इजीली गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, गेन करेगा, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, नॉन मेटल हुआ। तो क्या है, A is a non-metal because it can gain electrons easily as it has 7 valence electrons, और ये क्या करेगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी कंप्लीट करने के लिए नेगेटिव आयन बना रहा है, यानी कि गेन कर रहा है, और इसीलिए एलिमेंट ए क्या हुआ, ये नॉन मेटल हुआ। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन एलिमेंट बी हैज अ लार्जर एटॉमिक साइज देन एलिमेंट सी। अब नेक्स्ट के इन्होंने क्या कहा है कि जो एलिमेंट बी है, यानी कि ये हमारा एलिमेंट बी है, इसका एटॉमिक साइज सी से ज्यादा है। वैसे ज्यादा नहीं बोला, इसका एटॉमिक साइज जो सी एलिमेंट है उससे ज्यादा है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। अब ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो बी है एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर क्या है 7, वो ग्रुप 16 में है, यानी कि उसका क्या हुआ 286 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में। और अगर हम बात करें एलिमेंट सी की तो उसका वो ग्रुप 17 में है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल्स जो है उसकी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब क्या है बी, क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो सी के कंपैरेटिवली उसका एटॉमिक नंबर कम है। एटॉमिक नंबर कम है तो न्यूक्लियर चार्ज कम है, न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच अट्रैक्शन बहुत ही कम है, फोर्स बहुत उससे कम है। वैसे ज्यादा हो सकता है बट सी एलिमेंट जिससे हमने कंपैरिजन करना है उससे कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सी एलिमेंट से बड़ा हुआ, तो क्या हुआ, इस एलिमेंट का एटॉमिक साइज जो है सी से बड़ा है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है पर कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्या क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एलिमेंट सी हैज वैलेंसी ऑफ 1। यहाँ क्या पूछा गया है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि जो सी एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 1 है, तो कैसे है। तो यहाँ पर ये हमारा सी एलिमेंट है, ये ग्रुप 17 में है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 287। ठीक है, अब 7 है इसके आउटरमोस्ट शेल में। ठीक है, तो अब क्या हमने बात की थी कि जो नॉन मेटल्स होती हैं, ये 7 इसकी वैलेंसी है, तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसने नॉन मेटल है। ये हमने जब बात की थी 4, 5, 6, 7 जो है वो नॉन मेटल्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब भी नॉन मेटल्स की बात की जाती है तो इनकी वैलेंसी कैसे काउंट करते हैं, जो 8 माइनस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, तो इसका मतलब 8 माइनस 7 इज तो 1 हो गया, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी सी की क्या हुई 1। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, जब हमने पीछे हमारा पिछला सेशन किया था तो आपको बताया था जो मेटल्स होंगी उनकी वैलेंसी 1, 2, 3 रहेगी और जो नॉन मेटल्स होंगी 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब नॉन मेटल्स की वैलेंसीज कैसे काउंट करते हैं, 8 में से जो वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको माइनस करते हैं, तो इस तरह से 1 आता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो एलिमेंट सी है उसकी वैलेंसी क्या हुई 1 हुई। फिर से देखिए, ये 2, 8,
7 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब 7 इसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल में वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो हमारे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 है, तो इसका मतलब हमारा क्या आया, 1। तो हमारी ये वैलेंसी जो है सी एलिमेंट की वो 1 हुई। इसको लिखने का तरीका देखिए, सी हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, सो इट्स वैलेंसी इज इक्वल टू 1। यानी कि वो जितने गेन कर रहा है वही उसकी वैलेंसी है क्योंकि वो नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोजिशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन द पीरियोडिक टेबल इज शोन बिलो। अब यहाँ पर भी एक पीरियोडिक टेबल दी गई है और यहाँ पोजिशंस दी गई है आपको 3 एलिमेंट्स की, ए बी एंड सी। यहाँ ग्रुप भी दिया है, पीरियड भी दिया है कि ये फर्स्ट पीरियड में है, ये सेकंड में है, ये थर्ड में है, इसके अकॉर्डिंग। अब आप इन सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना, उसमें तो ऐसे किया था, इसमें ऐसे किया था, वहां सेम पीरियड की बात की गई थी, पर यहाँ हमें पीरियड में भी डिफरेंस दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, वाई एलिमेंट ए इज अ नॉन मेटल। एलिमेंट ए नॉन मेटल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप 17, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 7। बट जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि कितने गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारी इसकी नॉन मेटल्स की वैलेंसी कैसे निकलती है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, तो आ गया 1, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या हुई, 1। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, नॉन मेटल की वही वैलेंसी होती है। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन, क्योंकि ये गेन कर रहा है, ले रहा है, और इसीलिए क्या हुआ, ये गेन कर रहा है और ये क्या हुआ, नॉन मेटल। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई एटम ऑफ एलिमेंट सी हैज अ लार्जर साइज देन एटम ऑफ एलिमेंट ए। एलिमेंट सी का एलिमेंट ए से कंपैरिजन करें तो उसका लार्ज साइज कैसे होगा। ये सेम उसी तरह से है जैसे हमने पहले किया था कि सी जो है इसका लेस, जो एलिमेंट सी है, देखिए ये 16th ग्रुप में है और ये 17th ग्रुप में है, ठीक है। तो अब क्या है, इसका जो साइज है, तो क्या है, अगर यहाँ सिर्फ ग्रुप्स दी जाती और ये सेम पीरियड में होता तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो है न्यूक्लियर चार्ज ए एलिमेंट से कम है। बट क्योंकि यहाँ पीरियड भी देखना पड़ेगा, ये सेकंड पीरियड में है और ये थर्ड पीरियड में, तो क्या है, सी के पास शेल्स ज़्यादा हैं, वो थर्ड पीरियड में है, ग्रुप 16 में है, इसके पास शेल्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू ए एलिमेंट। तो इसीलिए क्या हुआ कि इसका जो न्यूक्लियस है ये बड़ा हुआ, ये बड़ा, इसका साइज क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो इसका क्या राइट आंसर है, सी हैज मोर नंबर ऑफ शेल्स देन ए, सो इट इज लार्जर इन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई एलिमेंट बी हैज वैलेंसी ऑफ 1। अब एलिमेंट बी की वैलेंसी 1 क्यों है, अब इसको देखना पड़ेगा, ये कहाँ पर है, तो ये रहा, एलिमेंट बी कहाँ है, ये फर्स्ट पीरियड में और फर्स्ट ग्रुप में है, यानी कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, आउटर मोस्ट शेल इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये इजीली उसे लूज कर सकता है, तो क्या है, B has 1 valence electron, it can lose 1 electron to become stable, so its valence is equal to 1। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा मेंटल, वही बात है, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा दिमाग चलाना है आपको और ये क्वेश्चंस आपके सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What physical and chemical properties of elements were used by Mendeleev in creating his periodic table? Mendeleev ने जब अपनी periodic table बनाई थी तो उसने कौन सी physical and chemical properties को use किया था, और list 2 observations which posed a challenge to Mendeleev's periodic table। और कौन सी ऐसी चीजें थी जो Mendeleev's periodic law के लिए एक चैलेंज ही बन गई थी। तो ये हमें सबको पता है कि जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है ये किस बेसिस पर था, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो यूज हुई वो हुई एटॉमिक मास, और केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी थी, नेचर एंड फॉर्मूले ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड फॉर्म्ड। तो इन दो प्रॉपर्टीज पर, एक केमिकल और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी पर मेंडलीव का पीरियोडिक जो टेबल था वो बेस्ड था। अब हम इसके क्या चैलेंजेस क्या थे, इसके आगे पहला चैलेंज क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स कुड नॉट बी मेंटेन्ड व्हाइल मैचिंग केमिकल। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज जो उसने रखी थी, नेचर एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड फॉर्म्ड, उसको देखें
तो इंक्रीज एटॉमिक वेट को अगर हम इंक्रीज करते हैं उस सीरीज में लगाएं तो फिर उनके केमिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी जिनके बेसिस पर उन्होंने बनाया था। तो यहाँ बहुत ही क्लैशेस हो रहे थे कि या तो एटॉमिक वेट आगे चल रहा था सही से या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों जो चीजें हैं अच्छे से मेंटेन नहीं हो रही थी जब भी हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे। दूसरा क्या था, आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आइसोटॉप्स उन्होंने जो रखे थे उनका केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम थी, उन्होंने अलग अलग जगह रखे हुए थे बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट था। अब एटॉमिक मास के बेसिस पर देखें तो आइसोटॉप्स ठीक है, उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन कर दिया बट केमिकल प्रॉपर्टीज तो उनकी सेम थी। तो ये जो इनका क्राइटेरिया था ना, जो मेंडलीव जो क्लासिफिकेशन है पीरियोडिक टेबल की, वो कहीं पे ना सेट नहीं बैठ रही थी आगे, तो इसीलिए यही जो ऑब्जर्वेशंस थी ये चैलेंज कर रही थी मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग एलिमेंट्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं, क्यों क्लासिफिकेशन दिया गया है, पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, क्या जरूरत है। तो वी क्लासीफाई एलिमेंट्स सो एज टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कन्वीनियंटली, कि अगर हम सीक्वेंस में उनके प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाए तो हम उनको बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को इजीली हम लोग याद कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है। तो इसीलिए एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What were the two criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? सेम पीछे किया गया क्वेश्चन है कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए कौन से दो क्राइटेरिया यूज किए थे। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं। पहला क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें स्पेशली किस पर ध्यान दिया गया था, नेचर एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स फॉर्म्ड। राइट, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाई डिड मेंडलीव लीव सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़े थे। वो क्यों छोड़े थे, क्योंकि उसको पता था कि कुछ जो एलिमेंट्स है वो अभी भी स्टिल दे आर अनडिस्कवर्ड, तो वो आगे डिस्कवर्ड होंगे, तो उनको एक स्पेसिफिक प्लेस मिलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने वहां पर गैप्स छोड़े थे। तो दीज गैप्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in Mendeleev's periodic table, why was there no invention of noble gases like helium, neon and argon mention? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को अगर देखा जाए तो वहां पर नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब के बारे में कोई मेंशन ही नहीं किया गया, इनका कोई नामो निशान ही नहीं है वहां पर। क्यों नहीं है, क्योंकि नोबल गैसेस जो है उस टाइम तक दे वर नॉट इन्वेंटेड, उस टाइम तक किसी को पता ही नहीं था कि नोबल गैसेस भी कोई चीज होती है। इसीलिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को कोई प्लेस नहीं दिया गया, मतलब उस चीज के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं दिया गया क्योंकि उनको पता ही नहीं था। नेक्स्ट है, वुड यू प्लेस द टू आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स दिया गए हैं, एक है C35 और एक है C37। राइट, अब क्या बोला है इन्होंने कि क्या आप इन दोनों आइसोटॉप्स को वुड यू लाइक टू प्लेस इन दीज टू आइसोटॉप्स इन डिफरेंट स्लॉट्स बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट। अब आप यहाँ पूछा गया है कि ये क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं 35 एंड 37। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि क्या आप इनको अलग अलग स्लॉट्स में रखोगे, डिफरेंट स्लॉट्स में रखोगे, क्योंकि इनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है जैसा कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में किया गया था, या फिर इनको सेम स्लॉट में रखोगे क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल सेम है। तो आप किस में रखोगे और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करो। तो क्या कहा है इसमें कि जो भी आइसोटॉप्स रहेंगे किसी भी एलिमेंट के, चाहे वो जितने भी आइसोटॉप्स हैं, उनका एटॉमिक मास बेशक डिफरेंट है बट क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अब हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वह एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया गया है, तो इनका एटॉमिक मास बेशक अलग है बट क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है इसीलिए उनको सेम स्लॉट में ही रखा जाएगा। यानी कि किसी भी एलिमेंट के कितने भी आइसोटॉप्स हों वो हमेशा सेम स्लॉट में ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। यहाँ आपको 3 एलिमेंट दिए हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, अब ये डॉबराइनर ट्राइड के अकॉर्डिंग हमें देखना है। ठीक है, तो द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम आर 7 and 39 रिस्पेक्टिवली। प्रिडिक्ट द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अब डॉबराइनर ट्राइड में हमने क्या पढ़ा था कि ये ट्राइड है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो बीच वाला होगा, जो मिडल एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, फर्स्ट और थर्ड वाले के अर्थमेटिक मीन के
अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा। तो हमें अगर 2 दिए गए हैं, डॉब्राइनर ट्राइड साफ साफ उन्होंने नाम बोला है, और हमें एक जो मिडल वाला है उसका हमने एटॉमिक मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे इन्होंने यहाँ दिया है लिथियम क्या क्या है 7, पोटेशियम का है 39, तो इनका हमने निकाला अर्थमेटिक मीन। इसके अकॉर्डिंग हमारा सोडियम का 23 जो आया वो आया एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम पैटर्न है कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म अ डॉब्राइनर ट्राइड। ये है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब ये डॉब्राइनर ट्राइड बनाते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन का दिया है 35.5 और आयोडीन का दिया है 126.9। तो आपको क्या बताना है? प्रिडिक्ट द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा कि बीच वाले का कैसे निकालेंगे? बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वन एंड टेकिंग देयर अर्थमेटिक मीन। तो इससे हमारा जो है ब्रोमीन का हमारा निकला है एटॉमिक मास 81.2, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ट्राइड्स नॉट फाउंड सूटेबल। अब जब ट्राइड में डॉब्राइनर ट्राइड्स में क्लासिफिकेशन किया गया था तो उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, तो वो पूछा गया है कि ये सूटेबल क्यों नहीं था, या फिर इसका क्या ड्रॉबैक था या क्या लिमिटेशन थी। तो क्या था? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू ट्राइड्स। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर किए जा चुके थे सभी इस रूल को, इस क्राइटेरिया को, इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते थे कि फर्स्ट और जो थर्ड का जो अर्थमेटिक मीन निकाले तो वो सेकंड के एटॉमिक मास निकलेगा। ये मतलब आगे तक सिर्फ कैल्शियम तक तो ये इस चीज को जस्टिफाई कर रहे थे, बट अगर हम आगे देखें तो सभी एलिमेंट्स पे ये जो फॉर्मूला है ये फिट नहीं बैठ रहा था। तो ये इसका बहुत बड़ा ही ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से आगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेबल गिवन बिलो शोज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल छोटा सा उसका एक पार्ट दिया गया है, तो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन क्या है? एटॉमिक साइज ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम। वो कह रहे हैं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज सोडियम से कम है। हालांकि हम इससे उल्टा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं कि सोडियम का एटॉमिक साइज मैग्नीशियम से बड़ा है। अब यहाँ उन्होंने उल्टा पूछा है कि भाई एक्सप्लेन करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। वहां हमने क्या कहा था? सोडियम बड़ा कैसे है? क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है। ठीक है, अब यहाँ मैग्नीशियम की बात हुई है तो मैग्नीशियम का एज कंपेयर टू सोडियम से कंपैरिजन करना है ना हमने, तो इसके कंपैरिजन में क्या है? ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। वो कब ज्यादा होगा? क्योंकि इसका न्यूक्लियर जो है वो छोटा है। ठीक है, तो इसीलिए दे हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। ये पूछ रहे हैं कि फ्लोरीन जो है क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो अगर हम इस टेबल को देखें तो यहाँ पे ग्रुप तो सेम है फ्लोरीन क्लोरीन का, बट पीरियड वो सेकेंड पीरियड में है और ये थर्ड पीरियड में है। तो इस हिसाब से अब हमने आंसर को कैसे जस्टिफाई करना है कि फ्लोरीन क्या है, उसकी शेल्स कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो क्या करेगा? फ्लोरीन इजिली गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन, गेन किया तभी ये क्या बन गया? केटायन। देन क्लोरीन ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज, क्योंकि इसकी शेल्स कम है, एटॉमिक साइज कम है, तो ये इजिली गेन कर लेगा। तो इसीलिए क्या है? फ्लोरीन स्टेबल भी है क्लोरीन से, और इसीलिए फ्लोरीन क्या है? एकदम से जल्दी रिएक्ट करता है, मोस्ट रिएक्टिव देन क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? स्टेट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। हम कितनी बार कर चुके हैं। राइट टू अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके अचीवमेंट्स क्या है? अब पीरियोडिक लॉ सबको पता है मेंडलीव का कौन सा है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सबको पता है ये, अभी तक तो आपको लर्न भी हो गया होगा। ठीक है, अब इसकी अचीवमेंट्स क्या थी? इट कुड क्लासिफाई ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ये तो बहुत अच्छी चीज थी ना कि जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग, वो सभी के सभी जो है उसने क्लासिफाई कर दिया था। इट हेल्प्ड इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अब उसने क्या किया था? कुछ स्पेसेस छोड़ दी थी ताकि न्यू एलिमेंट्स उसको पता था कि डिस्कवर होने हैं, उसमें डिस्कवरी हो गई कि यहाँ पे कुछ तो आना चाहिए ना। और लास्ट क्या हुआ? इट हेल्प इन करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट। तीसरे उसके क्लासिफिकेशन से क्या हेल्प हुई कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास जो करेक्ट नहीं थे या प्रॉपरली पता नहीं थे, उनके एटॉमिक मास में करेक्शन भी हो गई। तो मेंडलीव पीरियोडिक जो टेबल है उसकी जो अचीवमेंट्स थी कौन कौन सी थी? पहला, जितने भी थे वो सभी एलिमेंट्स डिस्कवर थे, वो भी क्लासिफाई हो गए। दूसरा क्या था? नए एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ दिया, तो इस तरह से नए एलिमेंट्स की भी डिस्कवरी हुई। और थर्ड क्या था
कि एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की करेक्शन भी की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। व्हाट इज मेंट बाय पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद रेफरेंस टू पीरियोडिक टेबल। यहाँ पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में आपने बताना है कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। तो ये क्या होता है, जब कुछ डेफिनेट इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट्स की यहाँ सेम प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ डिफरेंट आ गई, फिर यहाँ सेम आ गई, तो कुछ इंटरवल्स के बाद जब वो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या है, द रेपिटेशन ऑफ सेम प्रॉपर्टीज आफ्टर डेफिनेट इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why do all the elements of the same group have similar properties? ऐसा क्यों होता था कि जो सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि जितने भी एलिमेंट सेम ग्रुप में होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सेम ही रहेंगे। तो सेम रहेंगे तो देयरफॉर दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, हाउ विल द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। अब ये एक पीरियड है, यहां से हम लेफ्ट से जब हम ये राइट पे चलते हैं तो ये पूछ रहे हैं कि जो गेन इलेक्ट्रॉन्स करने की टेंडेंसी है वो चेंज कैसे होती है। अब देखिए, जब भी हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट तक जाते हैं तो क्या होता है कि गेन इलेक्ट्रॉन्स क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ जो सबसे पहले नंबर पे होगा पीरियड में उस एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा होगा, यानी कि वो लूज तो कर लेगा बट गेन नहीं करेगा। बट जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे तो जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनका एटॉमिक साइज अब यहाँ से कम होता जा रहा है, ठीक है। अब ये क्योंकि डिक्रीज होता जा रहा है तो इससे क्या होगा, वो इजिली इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और एटॉमिक साइज कम होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि कम एटॉमिक साइज है तो जल्दी जल्दी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। तो यही रीजन है कि गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या हम कह सकते हैं गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होता है, बट कुछ बच्चों को ना ये भी नहीं पता होता। तो जो वर्टिकल होते हैं, यानी ये जो चीज होती है ये होती है ग्रुप्स, और जो ऐसे जाएंगी हॉरिजॉन्टल रोज ये जाएंगी पीरियड 1 2 3 और ऊपर जाएंगे 1 2 3 ये ग्रुप्स। तो आपको याद रखना है वर्टिकल कॉलम्स हैं ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज हैं पीरियड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं m और n, ठीक है, बिलोंग टू ग्रुप 1 एंड 2, यानी कि ये ग्रुप 1 में है ये ग्रुप 2 में है, बट इनका पीरियड जो है बट आर इन द सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हाउ डू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ m एंड n वेरी। अब इनका ग्रुप डिफरेंट है पर इनका पीरियड बिल्कुल सेम है। अब वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करेंगी। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, साइज ऑफ देयर एटम्स, मींस m एंड n के एटम्स का जो साइज होगा वो कैसे वेरी करेगा। ये सेम पीरियड में है बट डिफरेंट ग्रुप में है। तो क्या है, m एंड n बिलोंग टू सेम पीरियड बट ग्रुप उनका क्या है, अलग है। इसीलिए क्या हुआ, ये m हो गया ये n हो गया। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है एटम का, एलिमेंट का, वो कम होता जाता है। तो इसी से ही पता चल रहा है। तो क्या होगा कि n विल बी स्मॉलर देन n, बाद में है ना आगे की तरफ जा रहा है तो n का एटॉमिक साइज जो है वो m से छोटा होगा ऑन गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं तो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देयर मेटेलिक कैरेक्टर्स, यानी m और n के मेटेलिक कैरेक्टर्स में क्या होगा। अब सेम चीज आगे पीरियड सेम है, ये ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में दोनों में क्या डिफरेंस होगा। जैसे हमने बात की जो लेफ्ट साइड होता है वो ज्यादा मेटेलिक होता है और राइट साइड वाला कम होता है। अब लेफ्ट पे है m और n जो है उसके राइट पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि m इज मोर मेटेलिक देन m। अब मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, तो वो गेन करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्या है, देयर वैलेंसीज इन फॉर्मिंग ऑक्साइड्स। अब m एंड n की कितनी वैलेंसीज में क्या डिफरेंस रहेगा जब उन्हें ऑक्साइड बनाना हो। तो क्योंकि m जो है वो फर्स्ट ग्रुप में है, ये है n सेकेंड ग्रुप में, यानी कि m की वैलेंसी हुई 1 और n की कितनी हुई 2, तो ये तो हो गया इनकी वैलेंसीज का डिफरेंस और इसी तरह से ये ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो क्या होता है कि जब भी आप राइट की तरफ जाते हैं वैलेंसीज पहले तो इंक्रीज होंगी, उसके बाद वो साइमल्टेनियसली वो डिक्रीज होना शुरू कर देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड्स कैसे बनेंगे, m का क्या बनेगा, 1 है ना वैलेंसी,
तो इसका MCl बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और कुछ भी सॉरी, और N का क्या बनेगा, N उसकी वैलेंसी क्या है, 2 है ना, तो 2 क्लोरीन के एटम्स चाहिए होंगे, उसको लूज करेगा वो, तो NCl2, ये इसके बन गए। नेक्स्ट है, वाई कुड नो फिक्स पोजिशन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को प्रॉपर प्लेस क्यों नहीं मिला था? तो क्यों नहीं मिला था, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज थी, जो उसकी रिजेंबलेंस थी, वो एल्केलाई मेटल्स जैसी थी। बट अगर वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसकी हो जाती है तो वो हेलोजन जैसे बिहेव करता था। तो इसी कंफ्यूजन की वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को फिक्स्ड पोजीशन गेन नहीं हुई। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया है, गिव एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। अब मेंडलीव की क्लासिफिकेशन की कोई भी 3 लिमिटेशंस आई है तो आप आंखें बंद करके बता सकते हो कि क्या है। इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन उनको पता ही नहीं चल रही थी कहाँ रखूं, ठीक है। सेकंड क्या था, हमने पढ़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कुड नॉट बी मेंटेन्ड। हर जगह पे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी एलिमेंट्स अरेंज नहीं हो रहे थे प्रॉपर्ली। और तीसरा क्या था, जो आइसोटॉप्स थे उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी बट एटॉमिक मास डिफरेंट थे, तब उनको भी अलग अलग प्लेसेस में नहीं रखा जा सकता था। तो क्या करें अब, तो ये 3 लिमिटेशंस थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, जिसकी वजह से आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और समझने वाला है, मतलब जिसको समझ आ जाए उसके लिए तो बहुत ईजी है। डज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स चेंज इन अ पीरियड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी इन अ पीरियड, यानी सिंगल पीरियड की। यहाँ पीरियड सेम है, उसमें बात की गई है कि अगर जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किसी भी एटम की एक पीरियड में कैसे चेंज होगी अगर हम उसका एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएं, तो वो कैसे चेंज होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें सबसे पहले क्या चीज ध्यान देने वाली है कि शेल सेम रहेंगे, जितने भी शेल्स हैं वो सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि पीरियड्स तो एक ही पीरियड में है ना, इन अ पीरियड। ये अगर यहाँ पूछा जाता कि इन ये मतलब 2-3 पीरियड्स दिए जाते, उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, तो हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स चेंज होगी। बट यहाँ क्योंकि एक ही पीरियड की बात की गई है, तो सबसे पहली बात क्या है कि नंबर ऑफ शेल्स तो बिल्कुल सेम रहेंगे। अब क्या बढ़ेगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1, ठीक है, इसकी 2 और 1। तो क्या चीज चेंज हो रही है, जो वैलेंसीज है ना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल है, तो यहाँ अगर सेम पीरियड की बात करें तो क्या होगा, जब हम लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, जब तक कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता। बट नंबर ऑफ शेल्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ सेम पीरियड की बात दी गई है। चलिए इस सेशन को हम यही खत्म करते हैं। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अभी भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो बड़ा घुमा फिरा कर मैं आपको आगे वाले सेशन में देने वाली हूँ। तो इसका पार्ट 2 हम करेंगे जल्दी ही। अभी आप इसे अच्छे से समझिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ऑल द बेस्ट।